कॉस्मोलॉजिस्ट यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्य का पता लगाने जा रहे हैं, ब्लैक होल्स। हमने उन्हें कभी देखा नहीं है, उन्हें स्टडी कर पाना लगभग नामुमकिन है और उनका होना स्पेस से जुड़ी हमारी सारी जानकारी पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। ब्लैक होल नेचर के बारे में जो हमारी समझ है उसकी लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। सच तो ये है कि हमें लगभग कोई आइडिया नहीं है कि ये चीज क्या है और कैसे काम करती है। ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी का एक जरूरी हिस्सा है, फिर भी कुछ वैज्ञानिक इनके वजूद पर सवाल उठाने लगे हैं। ब्लैक होल से कई पैराडॉक्स जुड़े होते हैं और उन्हें हल करना सबसे आसान होगा अगर ब्लैक होल सच में एग्जिस्ट नहीं करते। ब्लैक होल्स के रहस्यों को सुलझाना हमारी फिजिक्स की समझ को झुठला भी सकता है, लेकिन ब्लैक होल्स को साबित करने का बस यही एक तरीका है। ब्लैक होल्स यूनिवर्स के मॉन्स्टर्स हैं, खतरनाक, खूंखार, विशाल राक्षस जो सब कुछ निगल जाते हैं। पर वैज्ञानिक ब्लैक होल से कई वजह से घबराते हैं। ये हमारी सभी थ्योरीज को चैलेंज करता है। ये थ्योरेटिकल फिजिक्स को बदल सकता है। जहां तक ब्लैक होल के डिटेल नेचर की बात है तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम उसमें गलत साबित हुए। ब्लैक होल्स की साइंस इतनी पेचीदा है कि कुछ वैज्ञानिक इनके वजूद पर सवाल उठाने लगे हैं। उनके इतना खतरनाक होने के बावजूद आज तक उन्हें देखा नहीं गया है। ब्लैक होल्स हर जगह है, वह पूरे यूनिवर्स में है, हमारी पूरी गैलेक्सी में है, और इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें ढूंढना बहुत आसान है। वो ब्लैक है और स्पेस भी ब्लैक है, और ब्लैक स्पेस में ब्लैक होल को ढूंढना लगभग नामुमकिन है। ये पेचीदा इसलिए भी है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल्स का जन्म यूनिवर्स के सबसे तेज धमाकों में होता है। वो हमारे सन से कई गुना बड़े और ठूस हो चुके स्टार से बनते हैं। 1 करोड़ साल तक जलने वाला स्टार बस कुछ ही सेकंड्स में कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाता है। जब स्टार कोलैप्स होता है तब उसका बाहरी हिस्सा कोर से टकराता है और एक बड़ा धमाका होता है, एक सुपरनोवा। हम धमाका तो देखते हैं लेकिन वो नहीं जो उसके बाद बनता है। वो बेहद छोटा हो जाता है। इस छोटे मगर बहुत ज्यादा मास के कोर से ब्लैक होल का जन्म होता है। वहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उससे कुछ नहीं बच सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं। तो वैज्ञानिक बिना ब्लैक होल्स को देखे उनकी मौजूदगी का दावा कैसे कर सकते हैं? ऐसा आप एटम्स के वजूद के बारे में भी कह सकते हैं। हम जानते हैं कि वह कई दशकों, कई सदियों से थे। फिर हमने एक को बहुत करीब से एक इमेजिंग डिवाइस से देखा, तो कुछ ऐसा ही ब्लैक होल्स के साथ भी है। आप उन्हें देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। ब्लैक होल को ना देख पाना पर उनके होने का पता होना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमें हवा के चलने का पता होता है, पर हम हवा को देख नहीं सकते। हवा अदृश्य होती है, लेकिन जब चलती है तो उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। ठीक ऐसा ब्लैक होल्स के साथ भी है, इसलिए उन्हें ध्यान से ढूंढना होगा। वो खुद कोई लाइट एमिट नहीं करते, पर ब्लैक होल्स एक्स रेज के बहुत बड़े सोर्सेस होते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल्स के पास आते ही चीजें ग्रेविटी से एक्सीलरेट हो जाती हैं। उनका तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतने तापमान पर आपको बहुत ज्यादा एक्सरेज मिलते हैं। इन एक्सरेज को ढूंढने और मेजर करने के लिए वैज्ञानिकों ने स्टार स्पेस टेलीस्कोप की मदद ली।
2017 में उसने मिल्की वे के किनारे पर 47 ट्यूकेन नामक एक क्लस्टर में एक्सरेज को डिटेक्ट किया। जब वैज्ञानिकों ने डेटा को एनालाइज किया तो उन्होंने पाया कि वहां दो ऑब्जेक्ट्स कम दूरी पर एक दूसरे का चक्कर लगा रहे थे। हमने ये देखा कि एक स्टार ध्वस्त हो गया, उससे गैसेस निकली और फिर एक बहुत ठोस बिल्कुल डार्क ऑब्जेक्ट बना। तो कुछ तो अजीब जरूर हुआ था। जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे से मैटर लेता है तो उससे एक्सरेज निकलती है और उन्हीं एक्सरेज की मदद से हम ऑर्बिट के और मास के बारे में जान सकते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट के साइज और मास का पता लगाते समय वैज्ञानिकों ने देखा कि पहला ऑब्जेक्ट सन जैसे स्टार का निष्क्रिय हिस्सा था और दूसरा ऑब्जेक्ट छोटा था, मगर उसका मास बहुत बड़ा था। क्या वो एक ब्लैक होल था? अब वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास बड़ा है, वो खुद छोटा है और उसमें ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। पर फिर पता चला कि ऐसा ऑब्जेक्ट बनाने के और भी कई तरीके हैं। यूनिवर्स में इसी तरह का एक और अल्ट्रा डेंस ऑब्जेक्ट है जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार उसी तरह से बनते हैं जिस तरह से ब्लैक होल्स बनते हैं। जब स्टार निष्क्रिय होते हैं उन्हें विस्फोट होता है और वो कोलैप्स होकर मैटर का एक बहुत छोटा आकार लेते हैं। न्यूट्रॉन स्टार का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है, वो अपने अंदर गैस और धूल और एस्टेरॉइड को खींच लेता है पर लाइट को नहीं खींच पाता। ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार एक जैसे हैं, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार के केस में इतना मास नहीं होता कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर कोलैप्स हो जाएं। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वो ब्लैक होल बनने के करीब होता है मगर बन नहीं पाता। न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के बीच के अंतर को देखना आसान है, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार का एक सरफेस होता है जिससे लाइट निकलती है और अगर उस पर कुछ गिरता है तो उसके सरफेस से टकराता है, जबकि ब्लैक होल्स का कोई सरफेस नहीं होता। न्यूट्रॉन स्टार के सरफेस असल में बेहद खतरनाक है। एक छोटे आकार में बड़ा मास होने का मतलब कि यहाँ ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी जो एक इंसान को पल भर में खत्म कर देगी, और न्यूट्रॉन स्टार का मास ब्लैक होल से कम होता है। वो कितने भारी हो सकते हैं इसकी भी एक लिमिट है। सन के मास का करीब 3 गुना। वो उससे बड़े नहीं हो सकते क्योंकि अगर हुए तो कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाएंगे। तो अगर हमें ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दिखे जिससे लाइट निकल रही हो और जिसका मास सन से 3 गुना ज्यादा हो तो वह न्यूट्रॉन स्टार नहीं हो सकता। न्यू स्टार ने जिस छोटे ऑब्जेक्ट की खोज की उसका मास बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ साइज और मास से इसे एक ब्लैक होल साबित नहीं किया जा सकता है। कॉस्मोलॉजिस्ट को और सबूत चाहिए। ब्लैक होल्स नजर नहीं आते तो उनका पता कैसे लगाया जाए? क्या उन्हें सुनकर ढूंढ सकते हैं? लगभग सारी एस्ट्रोनॉमी बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसे कि विजिबल लाइट, एक्सरे लाइट, रेडियो लाइट, ग्रेविटेशनल वेव उनसे बिल्कुल अलग होती है और वो हमारे यूनिवर्स के सबसे मुश्किल प्रोसेस में बनती है। तो इनसे हम उन प्रोसेसेस को बारीकी से समझ पाते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से बिल्कुल देख नहीं पाते, पर हम उन्हें सुन सकते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के जरिए। ग्रेविटेशनल वेव यूनिवर्स में हमारे लिए बिल्कुल एक नया आयाम खोल देती है। जब दो बड़ी कार टकराती है, बूम, तो उस टक्कर से पैदा होने वाली साउंड से हमें पता चलता है टक्कर हुई है या नहीं, या हमसे कितनी दूरी पर हुई। जब ब्लैक होल्स टकराते हैं तो ऐसा ही होता है। हमारे आसपास हर वक्त ग्रेविटेशनल वेव मूव करती है। जब भी मैं अपने हाथों को मूव करता हूँ तो उससे ग्रेविटेशनल वेव बन जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि ग्रेविटी इतनी कमजोर है कि हम इन वेव्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते। स्पेस और टाइम में होने वाले डिस्टरबेंस को डिटेक्ट करने के लिए दो बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच टकराव होना जरूरी है।
ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे डेंस ऑब्जेक्ट्स में से होते हैं, तो उनके टकराव से बनने वाली वेव्स को सुनकर मेजर कर पाना मुमकिन है। लीगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी में उन वेव्स को सुना जाता है जो अरबों लाइट ईयर दूर से आती हैं। 2017 में लीगो को एक बड़ी टक्कर सुनाई दी। दो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच में लाइट की स्पीड से टकराव हुआ और यह मानवता के इतिहास में सबसे एनर्जेटिक इवेंट्स में से एक था। दो अल्ट्रा हैवी अल्ट्रा डेंस्ड ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, जिससे स्पेस में शक्तिशाली ग्रेविटेशनल वेव्स बनने लगीं। वो एक दूसरे के जितना करीब आते हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी उतनी ज्यादा बनती। आखिरकार उनके बीच टक्कर हुई, जो यूनिवर्स की सबसे भीषण घटनाओं में से एक थी। इस टक्कर से बनने वाली ग्रेविटेशनल वेव इंटरगैलेक्टिक स्पेस में बिखर गई और आखिरकार लीगो ने उन्हें डिटेक्ट किया। एक ग्रेविटेशनल वेव को सुनना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सुनने की तरह है। अगर उसमें एक खास टोन होगी या खास वाइब्रेशन होगा तो आप उस इंस्ट्रूमेंट के साइज का अंदाजा लगा सकते हैं, वो किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है और कौन उसे प्ले कर रहा है। लाइगो डिटेक्शन की सबसे कमाल की बात ये रही कि उससे हम उस ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर पाए और यह भी कि टकराव कितनी जल्दी हुआ। तो इससे एक आइडिया लगा कि वह कितने डेंस थे और मॉडर्न फिजिक्स से हम ये कह सकते हैं कि वो एक ब्लैक होल था। पर सवाल ये है कि कहीं हमसे कुछ छूट तो नहीं गया। लीगो से मिलने वाली जानकारी वाकई अनोखी है, पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रेविटेशनल वेव ब्लैक होल से नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज से आई जो बेहद रहस्यमय है। ऐसा हो सकता है जिन्हें हम ब्लैक होल्स मान रहे हों वो असल में बिल्कुल ही अलग चीज हो, जैसे कि ग्रेव स्टार। पॉसिबल है, एक कैपिटल P है उस पॉसिबल पर। ग्रेव स्टार एक तरह का शानदार कॉम्पैक्ट स्टार होता है। इस अजीब थियोरिटिकल बॉडी का मास और गुरुत्वाकर्षण ब्लैक होल के बराबर होता है, लेकिन ये एग्जॉटिक मैटर का बना होता है। एक ग्रेव स्टार को देख पाना नामुमकिन होता है, पर क्योंकि वो एक ब्लैक होल से अलग तरीके से बनता है। हम जिसे ब्लैक होल मानते हैं उसके बनने के दौरान एक डेंस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल कोलैप्स होता है। हो सकता है वो पूरी तरह कोलैप्स ना होकर बहुत डेंस नहीं बनता, बल्कि ऐसा कुछ हो सकता है जिससे वह ब्लैक होल बनने से रुक जाए और तब एक टाइट, छोटी और डेंस बॉल बनती है जिसे हम ग्रेव स्टार कहते हैं। इस वक्त उन दोनों के बीच का अंतर बता पाना बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल ग्रेविटेशनल वेव से ब्लैक होल की खोज पर विराम लग गया है। हम तय नहीं कर सकते कि हम उन्हें सुन रहे हैं और हम देख भी नहीं सकते, पर ब्लैक होल से जो तबाही होती है उसका क्या? भले ही आप ब्लैक होल को नहीं देख सकते, पर वो तबाही का मंजर पीछे छोड़ जाते हैं और उसे हम बेशक देख सकते हैं। ये है हाइड्रा ए गैलेक्सी क्लस्टर, पृथ्वी से 8,400 लाख लाइट ईयर्स दूर। ये स्पेस का वो हिस्सा है जहां ढेर सारी गैलेक्सीज हैं और एक डेंस इंटरगैलेक्टिक गैस। यहां एक खतरनाक और विध्वंसक ताकत मौजूद है और वो गैस में मिल्की वे से भी बड़े छेद बना रही है। क्या ये ताकत एक ब्लैक होल की है? ऐसा लगता है कि जैसे किसी इंटरगैलेक्टिक बम के विस्फोट से ये गैलेक्सीज बन गई हो। इनमें से कुछ कैविटीज की चौड़ाई सैकड़ों हजारों लाइट ईयर्स के बराबर है और इतनी बड़ी कैविटीज बनाने के लिए एनर्जी का एक बड़ा सोर्स चाहिए और एक ताकतवर इंजन जो इसे चला रहा हो। इन कैविटीज के बनने के कारण को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग वेवलेंथ पर ली गई तस्वीरों को जोड़ा। उससे कुछ आश्चर्यजनक सामने आया।
वो कैविटीज एक गैलेक्सी से निकलने वाले बड़े जेट से आ रही थी जो क्लस्टर के बीचों बीच मौजूद थी। जब गैलेक्सी से जेट्स निकलते हैं तो आसपास के मटेरियल से टकराकर एक शॉक वेव बना देते हैं जिसे हम देख सकते हैं और आखिरकार वो जेट एक बबल बनाता है या कैविटी, और वो कैविटी बढ़ती जाती है क्योंकि उसमें जेट से निकलने वाला गर्म डेंस प्लाज्मा भरता जाता है। ये जेट्स बहुत बड़े और ताकत भरे हैं। ये बिल्कुल एक डेथ स्टार की तरह है, लेकिन इनमें किसी प्लैनेट को खत्म करने से भी कहीं ज्यादा एनर्जी मौजूद है। इस तरह की तबाही एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के एनर्जी से बनी होगी जो एक क्वेज़ार का रूप ले चुका होगा। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का मास सूर्य से लाखों या अरबों गुना बड़ा है। वो अपने आसपास मौजूद मैटर को बड़ी मात्रा में निगलते हैं। जब गैस और डस्ट सुपरमैसिव ब्लैक होल की तरफ जाती है तो आपस में टकराती है। उससे होने वाले फ्रिक्शन से मटेरियल का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। ब्लैक होल्स के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल को दो जेट्स में बदल देती है जो सैकड़ों लाखों लाइट ईयर्स तक तीव्र गति से घूमते हैं और क्वाज़र का जन्म होता है। ब्लैक होल से निकलने वाले जेट की सिर्फ हाई एनर्जी ही नहीं होती, वो बहुत इंटेंस होते हैं। क्वेज़ार से ही बाकी किसी ऑब्जेक्ट के मुकाबले सबसे ज्यादा एनर्जी एमिट होती है। यह क्वेज़ार खुद से टकराने वाले ऑब्जेक्ट्स को भाप में बदल सकते हैं। यह स्पेस की जानलेवा वेव्स है और यह सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन की तरह ही लगती है। इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट करने के लिए किस तरह के फिजिकल प्रोसेस की जरूरत है, इसका बस एक ही जवाब है और वो है एक बड़ा ब्लैक होल। जेट्स इस बात के बहुत बड़े और पक्के सबूत हैं कि ब्लैक होल्स यूनिवर्स में वाकई एग्जिस्ट करते हैं। ब्लैक होल की ताकत को गैलेक्सी क्लस्टर हाइड्रा ए की बड़ी और रहस्यमयी ग्रेविटी से समझा जा सकता है। तो क्या केस क्लोज हो गया? क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल सच में होते हैं? हालांकि ब्लैक होल से जुड़े कई बड़े सबूत मिले हैं, फिर भी हमें उन पर सवाल उठाना है। एक वैज्ञानिक के तौर पर मुझे वह सवाल पसंद है जिनका जवाब मेरे पास ना हो, ना कि वह जिनका जवाब मेरे पास हो। एक सवाल का जवाब वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि ब्लैक होल्स काम कैसे करते हैं। क्या कॉस्मोलॉजी के सबसे तेज दिमाग इसका जवाब दे पाएंगे? ऐसी डिटेल्स हमेशा बाकी होंगी जिन्हें समझना बाकी रह जाएगा। ब्लैक होल्स के केस में भी ऐसा है। जैसे आखिर वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं, वो बिहेव कैसे करते हैं। हमने ये देखा कि यहाँ कैलकुलेशंस गलत साबित होती हैं, तो यह एक बड़ा इश्यू है। ये दिखाने के लिए कि ब्लैक होल्स वाकई में है, वैज्ञानिकों को इसका गणित समझना होगा। भले ही ब्लैक होल्स के होने के 10 में से 9 सबूत है, लेकिन फिर भी एक ऐसा सबूत जरूर होगा जिससे ये संभावना बन जाएगी कि शायद ब्लैक होल्स एग्जिस्ट नहीं करते। वैज्ञानिक ब्लैक होल्स को समझने के लिए थ्योरेटिकल साइंस की मदद ले रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल्स के सेंटर में एक स्टार का सुपर डेंस कोलैप्स कोर होता है। इसके बाहर एक स्फीयर होता है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, जहां फिजिक्स के नियम काम नहीं करते। इवेंट होराइजन एक ब्लैक होल को बाकी के यूनिवर्स से अलग कर देता है। उसमें जो भी जाता है कभी बाहर नहीं निकल पाता। वहां से जाना चाहेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप कभी निकल ही नहीं सकते। जहां फिजिक्स के नियम काम नहीं करते। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक एक ब्लैक होल से कुछ भी बचकर नहीं जा सकता। ये नियम यूनिवर्स के बड़े स्ट्रक्चर्स पर लागू होते हैं, जैसे गैलेक्सी, स्टार सिस्टम, प्लैनेट्स। लेकिन यूनिवर्स छोटे पैमाने पर भी काम करता है।
हमने ये देखा कि यहाँ कैलकुलेशंस गलत साबित होती हैं, तो यह एक बड़ा इश्यू है। ये दिखाने के लिए कि ब्लैक होल्स वाकई में है, वैज्ञानिकों को इसका गणित समझना होगा। भले ही ब्लैक होल्स के होने के 10 में से 9 सबूत है, लेकिन फिर भी एक ऐसा सबूत जरूर होगा जिससे ये संभावना बन जाएगी कि शायद ब्लैक होल्स एग्जिस्ट नहीं करते। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक एक ब्लैक होल से कुछ भी बचकर नहीं जा सकता। ये नियम यूनिवर्स के बड़े स्ट्रक्चर्स पर लागू होते हैं, जैसे गैलेक्सी, स्टार सिस्टम, प्लैनेट्स। जनरल रिलेटिविटी आइंस्टाइन की ग्रेविटी की थियरी है। ये एक ऐसी थियरी है जो हमें ग्रेविटी के बारे में सब बताती है और ये कि कैसे यूनिवर्स इतने बड़े पैमाने पर काम करता है। लेकिन यूनिवर्स छोटे पैमाने पर भी काम करता है। यूनिवर्स में ये सब कुछ है, यहाँ तक कि हम भी मैटर के छोटे छोटे कणों से बने हैं, जिन्हें क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स हमें समझने में मदद करता है कि छोटे से छोटे लेवल्स पर आखिर हमारा यूनिवर्स किन चीजों से बना है। क्वांटम वर्ल्ड में बहुत अजीब चीजें होती हैं और वो सारी एक्सपेक्टेशन से एकदम परे है। और उन अजीब चीजों में से एक ये हो सकती है कि एक वैक्यूम के खाली स्पेस में पार्टिकल्स बन रहे हो। क्वांटम वर्ल्ड छोटे पार्टिकल्स अचानक प्रकट हो सकते हैं। वो एक दूसरे की तरफ चुंबक की तरह आकर्षित होते हैं और जब उनका टकराव होता है तब वो खत्म हो जाते हैं। तो दो पार्टिकल्स होते हैं जो अचानक वैक्यूम में आ जाते हैं और बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। ये किसी नियम को नहीं तोड़ता। अब ब्लैक होल के पास जाने पर चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल्स पर असर करने के लिए ग्रेविटी बहुत कमजोर होती है। ब्रिटिश फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने यह थ्योरी दी कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर साधारण नियम लागू नहीं होते। स्टीफन हॉकिंस ने ये पाया कि जब एक ब्लैक होल के एज पर दो पार्टिकल्स प्रकट होते हैं और एक ब्लैक होल के अंदर चला जाता है तो दूसरा पार्टिकल हमारे यूनिवर्स का एक रियल पार्टिकल बन जाता है। ऐसा करने के लिए वो ब्लैक होल से एनर्जी लेता है और इस मैकेनिज्म से कुछ वक्त बाद ब्लैक होल्स का मास कम होने लगता है। हॉकिंस की थ्योरी से हम ये मान सकते हैं कि अंत में ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाएगा और ब्लैक होल के बारे में हम जो सोचते हैं वो असल में बिल्कुल अलग है। हॉकिंग के मुताबिक जब ब्लैक होल्स मटेरियल नहीं निकलते तब दरअसल वे थर्मल रेडिएशन या हीट छोड़कर छोटे हो जाते हैं। इस प्रोसेस के बाद ब्लैक होल पूरी तरह इवेपोरेट हो जाएगा और यह वैज्ञानिकों के लिए एक चिंता का विषय है। हमारे यूनिवर्स में सब कुछ एटम से लेकर प्लैनेट्स और स्पेसक्राफ्ट तक अपनी बनावट की इंफॉर्मेशंस कैरी करता है। वो कितनी तेजी से चल रहा है और कहां-कहां जा चुका है। फिजिक्स के नियमों के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन यूनिवर्स में कभी खत्म नहीं हो सकती और ये ब्लैक होल्स पर भी लागू होना चाहिए। जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन से पास होता है तब उस ऑब्जेक्ट से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन उस ब्लैक होल का हिस्सा बन जाती है। जब वो ब्लैक होल में चला जाता है उसके बाद आपको सिर्फ ब्लैक होल ही दिखता है। आपको पता नहीं चलेगा अंदर क्या गया अगर आपने उसे नहीं देखा होगा। वैसे ये फिजिक्स के नियमों के खिलाफ तो नहीं जाता, लेकिन अगर ब्लैक होल इसके बाद लगातार थर्मल रेडिएशन के साथ इवेपोरेट होता है और गायब हो जाता है तो अंत में सिर्फ थर्मल रेडिएशन ही बचेगा। ब्लैक होल के अंदर क्या गया उसकी इंफॉर्मेशन नहीं बचेगी और इसी इंफॉर्मेशन के बारे में क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि वह गायब बिल्कुल नहीं हो सकती। ब्लैक होल से निकलने वाले थर्मल रेडिएशन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो एक कोरे कागज की तरह होता है। अगर ये ब्लैक होल के इवेपोरेट होने तक चलता रहा तो ब्लैक होल के गायब होने पर वो सारी इंफॉर्मेशन भी गायब हो जाएगी, लेकिन फिजिक्स के नियमों के मुताबिक इंफॉर्मेशन गायब नहीं हो सकती। पैसा समझिए कि ब्लैक होल एक कैंप फायर है। आप कैंप फायर में किताब डाल सकते हैं और वो किताब उसमें जल जाएगी। तो फिजिक्स के नियम के मुताबिक अगर हम आग की सारी रेडिएशन को इकट्ठा करें और सारी राख को
तो हम किताब फिर से बना पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि हकीकत में ऐसा नहीं होने वाला, पर नियम के मुताबिक इंफॉर्मेशन अभी भी मौजूद है। अगर इंफॉर्मेशन गायब हो जाएगी तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के नियम के खिलाफ होगा और हमें नहीं पता इस पैराडॉक्स को कैसे सुलझाएं। हम क्वांटम मैकेनिक्स को रिलेटिविटी से कंबाइन कर रहे हैं और ऐसा पहली बार करने पर हमें एक बड़ा मास मिला जो यूनिवर्स के बारे में हमारी सोच को गलत साबित कर रहा है। तो ये एक तरह की प्रॉब्लम है क्योंकि अब सच क्या है हमें नहीं पता। इस प्रॉब्लम को इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं और अगर वैज्ञानिक इसका कोई हल निकाल पाए तो उन्हें अपनी दो थ्योरीज को मिलाना होगा, जनरल रिलेटिविटी यानी बड़े ऑब्जेक्ट्स के नियम और क्वांटम मैकेनिक्स यानी छोटे पार्टिकल्स के नियम। अभी तक ऐसा करना नामुमकिन रहा है। मेरे ख्याल से फिजिक्स में सबसे बड़ी शर्मिंदगी इस बात को लेकर है कि हमारे पास दो थ्योरीज है, जनरल रिलेटिविटी बड़ी चीजों के बारे में और क्वांटम मैकेनिक्स छोटी चीजों के बारे में। दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ये सिर्फ प्रकृति को पता है कि इनका रहस्य क्या है। हम में से कोई भी इनके बारे में पूरी तरह समझ नहीं सकता। सच कहूं तो पिछले कुछ दशकों में हमने ब्लैक होल्स को समझने की भरपूर कोशिश की, पर हम समझने की बजाय उसमें और उलझते ही चले गए। तो इसे समझने के लिए कम से कम एक जीनियस माइंड की जरूरत है। शायद इसे समझा जा चुका है। क्लासिकल ब्लैक होल में इवेंट होराइजन जैसा एक शेल होता है जिससे कुछ भी बच नहीं सकता, और इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, इंफॉर्मेशन तक गायब हो जाती है जब ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन एक और बेहद कमाल का आइडिया है, क्या ब्लैक होल्स के बाल भी होते हैं? हॉकिंग और उनके साथियों ने यह बताया कि ब्लैक होल्स के सॉफ्ट हेयर होते हैं। अगर ये सच है तो ब्लैक होल के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन गई है उसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बाल किसी तरह उन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं जो ब्लैक होल में गिर चुकी है। वो इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के इवेपोरेट होने पर निकलने वाले थर्मल रेडिएशन में स्टोर हो जाती है। ये खास ब्लैक होल्स इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक थ्योरी है। ये बिल्कुल नए आइडियाज है और लोग अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी यह कह पाना मुश्किल है और उसे समझना और भी मुश्किल है कि इससे पैराडॉक्स कैसे सॉल्व होगा। अभी इस पर काम चल रहा है। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स को सॉल्व करने में विज्ञान को उसकी सीमाओं तक परखा जा रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ब्लैक होल के ठीक बीचों बीच है। ब्लैक होल्स के आइडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका सेंटर, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस सिंगुलैरिटी पर मैटर की इन्फिनिट डेंसिटी होती है और स्पेस इन्फिनिटली कर्व्ड होता है। अब ये तो नॉर्मल फिजिक्स के जैसा बिल्कुल नहीं लगता है। सिंगुलैरिटी प्रकृति में मौजूद है और जब वो मैथमेटिक्स में सामने आती है तो वो एक सिग्नल होता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपका काम अधूरा है, और वो एक बड़ी इंसल्ट की तरह है और मदर नेचर को इंसल्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। मैथमेटिक्स को पूरा करने और ब्लैक होल्स को समझने के लिए कॉस्मोलॉजिस्ट साइंस के सबसे पेचीदा कॉन्सेप्ट में से एक को आड़े हाथों ले रहे हैं, इन्फिनिटी ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स ऐसा माना जाता है कि वो यूनिवर्स का एक अभिन्न अंग है, लेकिन वैज्ञानिकों को यह समझा पाने में मुश्किल हो रही है कि वो हकीकत में है या वो काम कैसे करते हैं। तो ब्लैक होल्स में प्रॉब्लम है, जब भी हम ब्लैक होल को पूरी तरह समझने के लिए कोई क्रिएटिव मैथमेटिकल सॉल्यूशन सोचते हैं तो वो सॉल्यूशन रुक जाता है और हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाते। हम कोई भरोसेमंद अनुमान नहीं लगा पाते, ऑब्जर्वेशन कंपेयर नहीं कर पाते। तो सॉल्यूशन क्या है? सच कहे तो हमें भी नहीं पता।
वैज्ञानिकों को यह पता चला है कि जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स ब्लैक होल के एज पर बिल्कुल भी लागू नहीं होते, लेकिन ब्लैक होल के अंदर मामला उससे भी अलग होता है। जब कोई बड़ा डाइंग स्टार कोलैप्स होता है तो उसका मास अंदर की तरफ दबता चला जाता है जब तक वो एक बहुत छोटा पॉइंट नहीं बन जाता। इसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी परेशानी का विषय है क्योंकि यह सुनने में अच्छा और साइंटिफिक लगता है, पर असल में उस शब्द का मतलब है कि ओह, हमें नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। फिजिक्स में ब्लैक होल्स के बनने को ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है कि मास का एक फिनाइट अमाउंट अंदर की तरफ कोलैप्स होता है। उसका वॉल्यूम कम होते होते जीरो हो जाता है, पर इसका मतलब उसकी डेंसिटी इन्फिनिट हो गई, ग्रेविटी इन्फिनिट हो गई और इसका कोई सेंस नहीं बनता। आइंस्टाइन भी, जिनकी थ्योरीज की मदद से हम ब्लैक होल्स को समझ पाए, इन्फिनिटी को एक परेशानी मानते थे। हालांकि आइंस्टाइन मानते थे कि थ्योरेटिकल ब्लैक होल्स हो सकते हैं, पर उनका यह मानना था कि इन्फिनिटी ग्रेविटी वाला कोई ब्लैक होल नेचर में बन ही नहीं सकता। इन्फिनिटी एक बहुत ही काम का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, कई बार सामने आता है और उसे एक कॉन्सेप्ट की तरह यूज करके कई दिलचस्प मैथमेटिकल आइडियाज को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जब बात नेचर या यूनिवर्स की हो तब इन्फिनिटी एक मुसीबत बन जाता है। अगर आप कोई प्रेडिक्शन करते हैं और आंसर इन्फिनिट है तो इसका मतलब है आपके प्रेडिक्शन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमने आज तक यूनिवर्स में इन्फिनिटी को कभी नहीं देखा। इस बार भी क्वांटम मैकेनिक्स से इसका हल निकाला जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्वांटम मैकेनिक्स टर्म का मतलब आखिर क्या होता है? यूनिवर्स में हर चीज छोटे छोटे यूनिट से बनी होती है। जैसे कि आप जानते हैं, एनर्जी की एक बेसिक यूनिट होती है, टाइम की यूनिट, स्पेस की भी यूनिट होती है। उससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता। चीजों के छोटे होने की भी एक लिमिट होती है। यूनिवर्स में स्पेस के सबसे छोटे यूनिट को कहा जाता है प्लांक लेंथ। अगर आप अपना एक बाल लें और उसे यूनिवर्स में छोड़ दें तो एक प्लांक लेंथ 1 इंच के 4000वें हिस्से के बराबर होगा। अगर सबसे छोटे साइज की एक यूनिवर्सल लिमिट है तो कोई इन्फिनिटी स्मॉल चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अगर इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी गलत है। सबसे आसान तरीका होगा कुछ नए इक्वेशंस को चुन लेना या आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को बदल देना, कुछ नया बनाना जिसका नाम होगा एक्सोटिक स्पेक्युलेटिव फिजिक्स। इस स्पेक्युलेटिव फिजिक्स की मदद से वैज्ञानिकों ने प्लांक स्टार के आइडिया को इन्वेंट किया। अगर वो आपके स्पेस में मिलेगा तो आपको बिल्कुल एक ब्लैक होल जैसा लगेगा, लेकिन एक प्लांक स्टार के कोर में सिंगुलैरिटी नहीं होती। जब वो स्टार कोलैप्स होता है तब एक फाइनाइट पॉइंट पर कोलैप्स होना बंद हो जाता है। ऐसा मुमकिन है जिसे हम ब्लैक होल मानते हैं उसके फॉर्मेशन में एक डेंस ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स हुआ होगा और वो पूरी तरह एक सिंगुलैरिटी नहीं बन जाता, एक इन्फिनिटली डेंस पॉइंट नहीं बन जाता। तब शायद क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी के बीच कुछ इंटरैक्शन होता है जो सिंगुलैरिटी को बनने से रोक देता है और तब सेंटर में बस एक टाइट छोटी सी बॉल ही रह जाती है और कुछ नहीं। शायद चीजें प्लैंक लेंथ से कम कोलैप्स नहीं हो सकती और शायद एक प्लैंक लैंप के साइज का टुकड़ा रह जाता है जो सब कुछ स्टेबलाइज करता है और फाइनाइट रखता है। तो जहां ब्लैक होल के सेंटर में एक सिंगुलैरिटी होती है तो वहीं एक प्लांक स्टार के सेंटर में एक प्लांक साइज पीस होता है। एक प्लांक स्टार बिल्कुल एक ब्लैक होल जैसा होता है, लेकिन वो क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों के मुताबिक चलता है। पर प्रॉब्लम यह है कि प्लांक स्टार भी एक और थ्योरी है। ब्लैक होल्स के इतने सारे अल्टरनेटिव्स इसलिए मौजूद है क्योंकि आप कई अलग अलग रहस्यमयी और नए मैटर को लेकर यह कह सकते हैं कि शायद ये चीजें एग्जिस्ट करती है और इससे डेटा को
एक्सप्लेन किया जा सकता है। प्रॉब्लम यह है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ये सब चीजें एग्जिस्ट करती है। वैज्ञानिक ब्लैक होल्स के वजूद को साबित करने के नए तरीके अपना रहे हैं। उन्होंने नए ऑब्जेक्ट्स की कल्पना की और नई थ्योरीज पर काम किया है, लेकिन एक ब्लैक होल थ्योरी सबसे अजीब थी। क्या हम एक ब्लैक होल के अंदर हैं? अगर हम एक ब्लैक होल के अंदर रह रहे हैं तो ये एक बहुत कमाल की बात होगी, और उससे भी कमाल की बात यह है कि यह सच हो सकता है। ब्लैक होल्स की थ्योरीज में कई समस्याएं हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि वो मौजूद है पर हमें नजर नहीं आते। मैथ्स के मुताबिक ब्लैक होल्स के कोर में एक सिंगुलैरिटी होती है, लेकिन नेचर में ये एग्जिस्ट नहीं करती। जिन नियमों की मदद से हम यूनिवर्स को समझते हैं वो ब्लैक होल्स पर लागू ही नहीं होते, तो इन्हें कैसे समझा जाए? शायद इवेंट होराइजन वाला क्लासिकल ब्लैक होल, जैसा कि जनरल रिलेटिविटी में बताया गया है, फिजिक्स का एक सही डिस्क्रिप्शन नहीं है। इस समझ की कमी की वजह से कई विचित्र थ्योरीज बन रही हैं जो ब्लैक होल्स के वजूद को साबित करने का दावा करते हैं, पर इनमें से एक थ्योरी सबसे विचित्र है। हमारी समझ के मुताबिक यूनिवर्स की दो ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। एक तो ब्लैक होल के बीच में होता है और दूसरा बिग बैंग के ठीक पहले। और कुछ लोग मानते हैं कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। सुनने में अजीब लगता है, पर एक ऐसा मॉडल बनाया जा सकता है जिसमें हम यूनिवर्स के बारे में अब तक जो जानते हैं वह सही हो और हम असल में एक ब्लैक होल के अंदर ही हों। ये कैसे हो सकता है? असल में एक ब्लैक होल के कोर में एक छोटा डेंस एरिया होना चाहिए जिसमें अरबों खरबों टन मैटर मौजूद हो। एक थ्योरी है कि जब मैटर को ब्लैक होल के बीच में क्रश किया जाता है तब वो एक ऐसे पॉइंट पर जाता है जहां उसे और क्रश नहीं किया जा सकता, और ये बिग बैंग जैसे इवेंट का कारण बन सकता है। जब ब्लैक होल में कोलैप्स होने वाला मैटर मैक्सिमम डेंसिटी तक पहुंच जाता है तो वो बाहर की तरफ अचानक एक्सपेंड होकर एक बड़ा धमाका करता है। मैटर धीरे धीरे ठंडा होकर एटम्स बनाता है और फिर गैलेक्सी, स्टार्स और प्लैनेट्स बनते हैं। ये जाना पहचाना सा लगेगा, लेकिन ये वही यूनिवर्स है जो आज हम देखते हैं। ये एक आइडिया है कि कैसे हमारा यूनिवर्स बना था। वह यह कि हम एक ब्लैक होल में रह रहे हैं जो इस तरह बना था। हमारी गैलेक्सी में ही करोड़ों ब्लैक होल्स मौजूद है, और जरा सोचिए उनमें से हर एक में एक छोटा यूनिवर्स है जिसका जन्म होने वाला है। यह कमाल की बात है। क्या हम एक ब्लैक होल में हैं जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है? क्या उसके अंदर ब्लैक होल्स हैं जिनके अंदर अपने यूनिवर्स हैं, और उनके भी ब्लैक होल्स हैं जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा? लेकिन ये सब भी एक थ्योरी है, पर ये विचार करने लायक है। क्या हम वाकई में एक ब्लैक होल के अंदर रह रहे हैं? मुझे नहीं पता, पर कभी कभी जब मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ होता हूँ तब जरूर लगता है कि वक्त इन्फिनिटली स्ट्रेच हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि क्या आप एक ब्लैक होल के अंदर हैं। इसका जवाब शायद ना है, पर क्योंकि ब्लैक होल्स प्रकृति की हमारी समझ को चुनौती दे रहे हैं, इसलिए वो यूनिवर्स के उस हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, और वह हिस्सा बहुत बड़ा है। तो हम जानते क्या है? हम ब्लैक होल्स को देख नहीं सकते, सिर्फ उनके कुछ सबूत ही देख पाते हैं। वो फिजिक्स के नियमों को गलत साबित करते हैं, वो अजीब भी हो सकते हैं। तो क्या वो एग्जिस्ट करते हैं? मैं ये कह सकती हूँ कि इस वक्त मॉडर्न फिजिक्स में हमें कोई आइडिया नहीं है कि ब्लैक होल के सेंटर में क्या हो रहा है। ब्लैक होल वाकई में होते हैं या नहीं, यह भी नहीं पता। लेकिन कमाल की बात यह है कि फिजिक्स की मदद से हम उन तरीकों को अपना रहे हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। ब्लैक होल्स की मौजूदगी के कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसका मतलब है कि हमारी समझ में कोई कमी है।
अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यही कहूंगा कि मैं ब्लैक होल्स में यकीन नहीं करता। मैं उस चीज में यकीन करता हूं जो ब्लैक होल जैसा बिहेव करती है। ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स के वे सभी ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम ब्लैक होल्स मान रहे हैं वो ब्लैक होल है ही नहीं, लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि वो ब्लैक होल ही है। वो सबसे आसान जवाब है। हाँ, उनमें कई प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है, पर मुझे ब्लैक होल्स पे यकीन है। हम जो भी देख रहे हैं वो ब्लैक होल जैसा लगता है, उसके जैसा बिहेव करता है, उसके जैसा दिखता है, वो ब्लैक होल ही है। इस वक्त ब्लैक होल्स ही इन रहस्य का सबसे आसान एक्सप्लेनेशन है, पर अगर हम अपनी थियरीज को मिलाने का तरीका ढूंढ लें तो हम ये साबित कर पाएंगे कि वो एग्जिस्ट करते हैं और ये जान पाएंगे कि हमारा यूनिवर्स काम कैसे करता है।